हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशंस, और जो दूसरी टॉपिक देखेंगे वो है फुट लूज इंडस्ट्रीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ के आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। ये सब टॉपिक्स है। तो दो टॉपिक पे बात करेंगे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, और जो दूसरी टॉपिक है वो है फुट लूज इंडस्ट्री। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हमारी इंडस्ट्री की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब कहीं पे भी कोई कंपनी इंडस्ट्री स्टेब्लिश करना चाहती है, मान लो एक कंपनी है वो कहीं कहीं इंडस्ट्री लगाना चाहती है, फैक्ट्री लगाना चाहती है, तो कौन कौन से फैक्टर को वो ध्यान में रखती है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है, जैसे वो ये देखती है वहां मार्केट है कि नहीं है, वहां रॉ मटेरियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां लेबर सप्लाई है कि नहीं, लेबर है कि नहीं है, मुझे उनको आराम से लेबर मिल जाएगा कि नहीं, उनको एनर्जी मिलेगा कि नहीं, बहुत ही पावर मिलेगा कि नहीं, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत सारी पावर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट होगी। गवर्नमेंट वहां की कैसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट करती है कि नहीं, और इसके साथ ही आसपास के एरिया में फिर कैसा डेवलपमेंट है। तो ये सब कुछ जो है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वगैरह वो भी देखेंगे। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हम लोग बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे वहां का। तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो कंट्री पे, वहां पे उस पर्टिकुलर प्लेस में वो कंपनी जो है वो फैक्ट्री लगाएगी कि नहीं लगाएगी। नाउ एक चीज मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि ये सभी फैक्टर किसी एक लोकेशन पे मिले। ऐसा नहीं कि कोई एक लोकेशन होगा वहां पे सारे फैक्टर मिलेंगे, मार्केट भी होगा, रॉ मटेरियल भी होगा, लेबर सप्लाई भी होगा, जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन ज्यादातर ऑप्शंस यहां से होने चाहिए। ऐसा प्लेस मिलना काफी मुश्किल है जहां पे सभी फैक्टर मिलते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फैक्टर वहां पे अवेलेबल होने चाहिए, सो दैट कंपनी वहां पे क्या ट्राई करेगी, वहां पे फैक्ट्री लगाएगी। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, वन बाय वन करके इन सभी टॉपिक को हम लोग समझते हैं। पहले टॉपिक पे आते हैं, एक्सेस टू मार्केट। देखो, कंपनी जो है, कोई भी कंट्री में हम लोग देखेंगे कि वहां पे जब इंडस्ट्री लगाया जाता है तो क्यों लगाते हैं, ताकि इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स को बनाया जाए, है ना, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाए, अब फिर उन प्रोडक्ट्स को क्या किया जाएगा, मार्केट में सेल किया जाएगा। दैट मींस प्रोडक्ट बनाई जाएगी, आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे, है ना, मार्केट में सेल करेंगे और उससे प्रॉफिट होगा। तो यही एम होता है। ठीक है, दैट मींस उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मार्केट आसपास के एरिया में हो, बिकॉज अगर मान लो प्रोडक्ट उन्होंने बना दिया लेकिन आसपास में अगर मार्केट नहीं है, सेल नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो उस प्रोडक्ट का करेंगे क्या, वो तो डैमेज हो जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना। सो इंपॉर्टेंट है कि जहां पे इंडस्ट्री डेवलप हो रही है वहां आसपास के एरिया में मार्केट हो। नाउ मार्केट टर्म हम लोग बहुत बार अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, मार्केट बोलते हैं बहुत बार, लेकिन यहां पे मार्केट का मतलब क्या है, दो टर्म आपको याद रखना है, डिमांड एंड परचेसिंग पावर। क्या है समझते हैं तो आपको मार्केट समझ में आएगा। देखो, मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे काफी सारे लोग रहेंगे। ठीक है, अब वहां पे उनकी कुछ डिमांड होगी। ये देखो, ये जो मैं बोल रहा हूं ना कि मार्केट एक प्लेस है, जरूरी नहीं कि एक छोटा सा प्लेस हो, मार्केट एक बहुत बड़ा प्लेस हो सकता है, एक कंट्री के साइज का हो सकता है। हम लोग इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया इज ए मार्केट। ठीक है, सो वहां पे काफी सारे लोग जो है वो रहेंगे, उनकी कोई प्रोडक्ट को लेकर डिमांड होगी। पहली बात, काफी सारे लोग हैं, उनको कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो एक तो डिमांड होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, उनके पास क्या होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। डिमांड सिर्फ होने से नहीं होगा, पैसे भी तो होने चाहिए ना उनके पास, सामान खरीदने के लिए, प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए। दैट मींस उनका परचेसिंग पावर होना चाहिए। तो दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, वहां पे काफी सारे लोग हो जिनकी डिमांड होनी चाहिए, और उनके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, ताकि बेसिकली पैसे होने चाहिए, मनी होनी चाहिए, ताकि वो लोग प्रोडक्ट को परचेज कर सके। ठीक है, अगर ये दो चीज अवेलेबल है वहां पे, तो हम लोग बोलेंगे कि वो एरिया क्या है, वो है एक मार्केट। और अगर वो मार्केट है तो वैसे एरिया के आसपास में जो है इंडस्ट्री डेवलप होना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री डेवलप होके उस एरिया में क्या करेगी, प्रोडक्ट अपना सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल दिल्ली को आप देख लो, दिल्ली को देख लो, क्या दिल्ली एक मार्केट है? आंसर यस, दिल्ली मार्केट है, क्योंकि दिल्ली में देखो बहुत पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन काफी हाई है दिल्ली की, तो पॉपुलेशन अवेलेबल है। सेकंड थिंग, दिल्ली में जो इतने सारे लोग रहते हैं, काफी सारे लोगों की परचेसिंग पावर काफी हाई है। जनरली बड़े शहरों में आप देखोगे कि उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो थोड़ी सी हाई होती है, जो छोटे शहरों के कंपेयर में। तो आप ये देखोगे कि वहां पे लोगों के पास पैसा है, लोगों की डिमांड भी है, मतलब दिल्ली एक मार्केट है। तो वहां पे कंपनियां आएगी, अपना फैक्ट्री स्टार्ट करेगी, अपनी इंडस्ट्री ऑफिसेस स्टार्ट करेगी, ताकि अपना प्रोडक्ट को सेल कर सके। लेकिन अगर मैं बात करूं रिमोट एरियाज का, जो रिमोट एरिया है, बहुत दूर की एरिया है,
ठीक है, वहां पे पॉपुलेशन रिमोट एरिया जैसे विलेज है, हिली एरिया है, माउंटेन है, डिजर्ट है, मान लो डिजर्ट है कहीं पे, तो वो डिजर्ट वाली एरिया में क्या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी? नहीं, बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत वेरी फ्यू पीपल लिव देयर। और ऑफ कोर्स बहुत कम लोग रहते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा भी वहां पे होगा नहीं, तो उनकी डिमांड भी उतनी बहुत ज्यादा नहीं होगी। एज अ रिजल्ट वो क्या इंपॉर्टेंट मार्केट है? नहीं, छोटे छोटे मार्केट है, वो स्मॉल मार्केट है। बहुत सारी कंपनी अपना फैक्ट्री नहीं लगाएंगी, इंडस्ट्री अपना ऑफिसेस वहां पे नहीं खोलेगी, है ना। बड़े ऑफिसेस कहां पे खोले जाएंगे? जो बड़ी मार्केट है, बड़े जहां पे बहुत सारे लोग हो, डिमांड हो उनकी। जैसे वेस्टर्न कंट्री को देखो आप, वेस्टर्न कंट्री में आप यूरोप को देखो, है ना, यूरोप के कंट्रीज को देखो, आप नॉर्थ अमेरिका को देखो, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनको देखो। ये सब क्या है? ये बहुत ही बड़ी मार्केट है। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन तो है, लोग तो काफी सारे हैं वहां पे, एंड सेकंड थिंग, वहां के लोगों के पास पैसे बहुत है, वहां पे लोगों के पास में मनी बहुत है, वहां के लोगों के पास बहुत ही हाई परचेसिंग पावर है, उनके पास काफी मनी है जिसको वो लोग यूज करके प्रोडक्ट को आराम से परचेस कर सकते हैं, ज्यादातर लोगों के पास। तो ये जो मैं बता रहा हूं, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ये सब क्या हो गया? ये सब एक एग्जांपल है मार्केट का। लार्ज मार्केट है, लेकिन कैसा? और वैसा कैसा? ग्लोबल लार्ज मार्केट। अब ग्लोबल क्यों बोल रहे हैं? ग्लोबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अमेरिका में आप बात करो या फिर जापान में आप बात करो, जापान में अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या सिर्फ एक ही कंट्री की कंपनी है? नहीं, दुनिया भर की कंपनी जापान में जाकर के काम कर रही है, दुनिया भर की कंपनी अमेरिका में जाके काम कर रही है, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही है। दैट मीन्स ये ग्लोबल मार्केट है ना। दुनिया भर की कंपनी आके अपना प्रोडक्ट वहां पे सेल करती है, परचेज करती है, ट्रेड बिजनेस करते हैं वहां पे, तो इसीलिए इनको ग्लोबल मार्केट बोलते हैं। देखो पूरा का पूरा कंट्री, पूरा का पूरा जापान को मार्केट बोल रहे हैं। क्या इंडिया एक मार्केट है? यस। आप देखो एशिया में से जो साउथ एरिया है, एशिया, मान लो अगर ये एशिया है तो एशिया का जो साउथ वाला एरिया है, साउथ एशिया जिसको बोलते हैं, कौन कौन से कंट्री है वहां पे? जैसे इंडिया, वहां पे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, है ना, श्रीलंका, ये सब कंट्री जहां पे है, तो इनको बोलते हैं साउथ एशिया। इसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्री आ जाएगी? जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिर आप लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन सब कंट्री में आप देखोगे ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। एज अ रिजल्ट वर्ल्ड की बहुत सारी कंपनियां जो है यहाँ पे आके अपना प्रोडक्ट को सेल करना चाहती हैं। आप एक एग्जांपल देखो, एक मान लो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, वो इंडिया में आती है, कोल्ड ड्रिंक अपना सेल करती है, कोल्ड ड्रिंक अपना सेल करती है, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? कितने सारे लोग इंडिया के कोल्ड ड्रिंक जो है वो उसका परचेस करेंगे। दैट मीन्स वो लोग चाहते हैं इंडिया में वो लोग आके बिजनेस करें। मतलब साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री है, ये भी एक बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, चाइना में ही क्यों जो है इतनी सारी कंपनियां आके बहुत सारे फैक्ट्री लगाती है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है चाइना की। ठीक है, चाइना की कंपनी को देखो हमारे कंट्री में आके मोबाइल सेल करती है इतनी सारी, क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारे लोग मोबाइल परचेस करते हैं। ठीक है, देखो कुछ इंडस्ट्री ऐसी है, जैसे फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब इनके लिए मार्केट बगल में होना जरूरी नहीं है। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करो या आर्म्स एंड वेपन्स इंडस्ट्री की बात करो, तो इनके लिए लोकेशन जो है, मार्केट है, बगल में होना जरूरी नहीं है। ये सब ग्लोबल मार्केट है, ये सब ग्लोबल मार्केट में डील करते हैं। क्यों ऐसा? आप देखो रसिया वेपन्स बनाता है और इंडिया कितना दूर है, लेकिन हम फिर भी उनसे परचेस करते हैं। अमेरिका से भी वेपन परचेस करते हैं हमारी गवर्नमेंट। मतलब क्यों ऐसा? बिकॉज ये जो वेपन्स है या एयरक्राफ्ट वगैरह है, ये वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनियां नहीं बनाती है। वर्ल्ड में कुछ गिने चुने 5-10 कंपनी जो है, 5-10 कंट्री में ही जो है ये सब बनाई जाती है। एज अ रिजल्ट इनका डिमांड पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में होता है। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे मार्केट के नियर हो ना या फिर नियर ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये पूरे पूरे ग्लोब में, पूरे पूरे दुनिया में सेल करती है अपना प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अब एक्सेस टू रॉ मटेरियल, तो हमने एक देखा कि मार्केट इंपॉर्टेंट है। अब रॉ मटेरियल होना भी, रॉ मटेरियल का मतलब हिंदी में बोलते हैं कच्चा माल। जैसे आप अगर बिस्किट बनाते हो तो आपके लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगी? वीट। आप अगर मान लो कपड़े बनाते हो, क्लोथ्स बनाते हो, आपके लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? आपके लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल कॉटन। आप अगर मान लो स्टील बनाते हो तो आपके लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? आयरन ओर, आयरन ओर। तो रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो जहां पे इंडस्ट्री, जहां पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल आपने वेस्ट बंगाल में आप सोच रहे हो, वेस्ट बंगाल में आप सोच रहे हो कि आप बनाओगे शुगर बनाने की फैक्ट्री, चीनी बनाने की फैक्ट्री बनाओगे। आपके पास पैसा है, आप वेस्ट बंगाल में शुगर बनाने की फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन शुगर वेस्ट बंगाल में होता है, शुगर, शुगर कैसे बनेगी? शुगर केन से, है ना, गन्ने से बनेगी, शुगर केन से। अब शुगर केन मान लो वेस्ट बंगाल में प्रॉपर्ली आपको मिल ही नहीं रहा है, तो शुगर केन आपको कहां मिलेगा? फॉर एग्जांपल आपको महाराष्ट्र में मिल रहा है मान लो, या कर्नाटका में मिल रहा है।
तो आप महाराष्ट्र या कर्नाटका से अगर आप वेस्ट बंगाल में लेके आओगे शुगर केन को, आप फिर उसका शुगर बनाओगे, तो रास्ते में जो आप ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा जो आएगा, फिर वो तो आपके कॉस्ट बढ़ जाएगी ना प्रोडक्ट की। और ऑफ कोर्स शुगर केन जो है ये काफी बल्की होता है, ठीक है। मतलब कि इसको शुगर केन को महाराष्ट्र या कर्नाटका से वेस्ट बंगाल में ला करके चीनी बनाना ये अच्छा आइडिया नहीं है। बेटर है आप ही डायरेक्टली शिफ्ट हो जाओ महाराष्ट्र या कर्नाटका में, वहां पे जाके आप शुगर बनाओ, ये अच्छा है। जहां पे रॉ मटेरियल है वहीं पे प्रोडक्ट बनाओ। तो देखो इंडस्ट्रीज के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है कि जहां पे रॉ मटेरियल हो वहीं पे वो लोग अपना प्रोडक्ट का स्टैब्लिश करते हैं, वहां पे वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। फायदा क्या होता है, इससे उनको चीप रॉ मटेरियल मिलता है। जो रॉ मटेरियल मिलेगा वो चीप होगा, सस्ता होगा। फॉर एग्जांपल आयरन ओर की बात करें, मान लो ओडिशा में से आयरन ओर निकालते हैं। अब उस आयरन ओर को निकाल करके मान लो क्या बिहार में अगर जाके आयरन बनाने की, स्टील बनाने की फैक्ट्री बनाएंगे? नहीं, नहीं बनाएंगे। क्योंकि आप सोचो ओडिशा से आयरन ओर को बिहार ले जाने में रास्ते में कितने सारे ट्रक यूज करने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट खर्चा आएगा उसका। तो बेटर है आप ओडिशा में जाके ही स्टील बनाओ। तो इसलिए आप देखोगे कि ओडिशा में बहुत सारी स्टील फैक्ट्री है, क्योंकि वहीं पे ओर मिलता है, ठीक है। तो एक तो ये फैक्टर है, ठीक है, कि रॉ मटेरियल बगल में होने से ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम होगा, है ना, तो वहीं पे बनाना चाहिए। दूसरा क्या है कि फॉर एग्जांपल आप मान लो बनाना चाहते हो बनाना चिप्स की फैक्ट्री, फॉर एग्जांपल, है ना, जो केले के चिप्स बने होते हैं, बनाना के जो चिप्स जो होती है, आप इसकी फैक्ट्री बनाना चाहते हो। बनाना मान लो कहां ग्रो होता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ग्रो होता है बनाना। अब इस चीज से आप फैक्ट्री कहां बनाना चाहते हो? मान लो आप बनाना चाहते हो गुजरात में, आपका मन है कि नहीं तो गुजरात में ही फैक्ट्री बनाएंगे ये चिप्स वाली। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप तमिलनाडु से बनाना लेके गुजरात जाते हो तो रास्ते में ही तो काफी सारे बनाना सड़ जाएंगे ना, खराब हो जाएंगे। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो पेरिशेबल है, पेरिशेबल मतलब जो खराब हो जाते हैं, जैसे जैसे दिन बीतता है वो खराब हो जाते हैं, वेट उनकी लूज हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग देखेंगे वैसे प्रोडक्ट की जो फैक्ट्री जो है वो आसपास के एरिया में ही बनानी चाहिए। बनाई जाती भी है वहीं पे, जैसे तमिलनाडु में ही बनेगी। बनाना की चिप्स आपको बनाना है तो तमिलनाडु में आप जाकर बनाओ। आप डेयरी प्रोडक्ट आप यूज करते हो, मिल्क से जुड़ा हुआ कोई प्रोडक्ट बनाते हो, आप बहुत दूर ट्रांसपोर्ट करोगे तब तक के लिए रास्ते में हो सकता है वो खराब हो जाए। तो बेटर है कि जहां पे आपको फार्म्स है, जहां पे आपको मिल्क इजिली मिल रहा है, आप वहीं पे बनाओ। तो मतलब आप वहां पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करोगे जहां पे रॉ मटेरियल चीप हो, ठीक है। अब आपके आसपास के एरिया में जहां फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे वहां आसपास के एरिया में रॉ मटेरियल मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक्सेस टू लेबर सप्लाई। अब जब आप फैक्ट्री जब बनाओगे तो आपको क्या चाहिए होगा? आप फैक्ट्री में काफी सारे वर्कर्स आपको चाहिए होगा, आपको इंजीनियर चाहिए, आपको मैनेजर चाहिए, आपको क्लर्क चाहिए, आपको प्यून चाहिए, आपको तरह तरह के लेबर्स और दूसरे चाहिए। तो आप जब फैक्ट्री स्टैब्लिश करोगे तो आप मान लो आप जंगल में जाकर फैक्ट्री बना रहे हो, आसपास में कोई लोग ही नहीं है, तो आप काम कैसे होगी आपकी? आप बोलोगे कि काम करेंगे हम जाके आसपास के दूसरी दूसरी स्टेट से हम लेबर को जो है लेके आएंगे। हाँ आप ला सकते हो, लेकिन मान लो नॉर्मली अगर किसी एक लेबर का चार्ज, मंथ का चार्ज 10,000 होता है, 10,000 होता है, तो हो सकता है आप उसको अगर दूर से लेके आओगे तो वो बोलेगा कि नहीं हम 10,000 नहीं लेंगे, हम 15,000 लेंगे। क्यों 15,000 लेंगे? क्योंकि 5,000 तो मुझे रूम रेंट लेने में चला जाएगा, तो इसीलिए मैं 15,000 लूंगा। तो मतलब आपको तो ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी ना। इसका मतलब यह है कि आप वहां पे इंडस्ट्री स्टैब्लिश करोगे जहां पे लेबर सप्लाई इजीली अवेलेबल हो। आज के डेट में हम लोग ये एक चीज देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे हम लोग देखते हैं फैक्ट्री में तरह तरह के रोबोट्स यूज हो रहे हैं, मशीनें यूज हो रही है, ऑटोमेशन हो रहा है, काफी कुछ ऑटोमेटिक तरीके से काम हो जाता है, मशीन से हो जाता है। तो लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, खत्म नहीं हुई है, इंपॉर्टेंट है, खत्म नहीं हो रही, रिड्यूस हो रही है। पहले जो काम लेबर 10 लोग मिलकर करते थे, आज वो काम को 2 लेबर प्लस 1 मशीन कर रहा है। मतलब 8 लोगों का काम एक मशीन ने ले लिया। 2 लेबर अभी भी है, लेकिन 8 लोगों का काम एक मशीन ने ले लिया। तो ऐसा हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेबर की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, लेबर की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। हाँ कम हो गई है मशीन के आने के बाद, है ना, रोबोटिक्स के आने के बाद में देखते हैं। लेकिन एक चीज आप देखो, जो स्किल्ड लेबर है उनकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, ठीक है। मान लो आप कपड़े बनाने की एक फैक्ट्री है जहां पे आप डिजाइन बनाते हो, कपड़े में कोई पर्टिकुलर टाइप का डिजाइन बनाते हो, आपको वो आता है, तो आप तो एक स्किल्ड लेबर हो गए, आप एक स्किल लेबर हो। तो आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको आराम से काम मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास एक स्किल है कि आप डिजाइनिंग कर सकते हो, या फिर दूसरी जो स्किल हो सकती है कोई एग्जांपल, ठीक है। तो स्किल्ड जो लेबर्स होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमेशा डिमांड होती है उनकी, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी।
देखो जहां पे इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया जाता है वहां पे तरह तरह की मशीनें यूज होती है, बड़ी बड़ी मशीनें यूज होती है, और उन मशीनों को यूज करने के लिए क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मतलब आप जहां पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करोगे वहां पे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 24 आवर में से 10 आवर जो है इलेक्ट्रिसिटी ही ना रहता हो। हमारे कंट्री में बहुत सारे एरिया है जहां पे ऐसा होता है कि 24 घंटे में से मान लो 15 घंटे बिजली ही नहीं होती है। ठीक है, तो वैसे एरिया में क्या फैक्ट्री लगाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं। 15 घंटे मशीन ऑफ रखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। या फिर देखो एनर्जी एक तो इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है, दूसरा बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री होती है ना जहां पे कोल यूज होता है एनर्जी के लिए। जैसे आयरन इंडस्ट्री में देखोगे, आयरन ओर से आयरन बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए काफी सारा कोल रिक्वायरमेंट होता है। तो वो कोल जहां पे मिलेगा उसी एरिया में आयरन ओर की इंडस्ट्री बनेगी, है ना। तो जैसे आप देखो उड़ीसा में आप देखोगे, झारखंड में आप देखोगे, वहां पे आप ये देखोगे वहां पे आयरन बनाने की इंडस्ट्री है, स्टील बनाने की इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि वहां पे आयरन ओर तो है, रॉ मटेरियल भी है, प्लस वहां पे एनर्जी की सोर्स भी है, कोल भी अवेलेबल है। ठीक है, कोल भी अवेलेबल है। मतलब इंडस्ट्री वहां बनाई जाती है जहां पे पावर सप्लाई, एनर्जी सप्लाई जो है वो अवेलेबल रहे। स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, काफी पावर रिक्वायरमेंट होती है। जनरली आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि कोल को यूज किया जाता है एनर्जी के लिए इन सब इंडस्ट्रीज में, लेकिन धीरे धीरे कोल का यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो मेन सोर्स जो है ये कोल है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसका यूज कम कर रहे हैं। क्यों ऐसा? पॉल्यूशन। आप लोगों ने देखा होगा कोल इंडस्ट्री जहां पे होती है वहां पे बहुत सारी गैसेस निकलती है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, सो ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम इन सबको सॉल्व करने के लिए धीरे धीरे कोल से हम लोग अपने आप को दूर कर रहे हैं, कोल का यूज कम से कम करने का ट्राई कर रहे हैं। तो फिर कोल नहीं करेंगे तो फिर और क्या करेंगे? कोल यूज नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पावर, विंड पावर, ये सब है आपके। ये नेक्स्ट वाली इसके बाद की जो वीडियोस जो आएगी उसमें वो सब टॉपिक है। तो सोलर पावर यूज करोगे आप, विंड पावर यूज करोगे। ठीक है, तो ये सब यूज करके आप इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपनी एनर्जी जो है आपको हासिल होगी, मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे कोल से शिफ्ट होकर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब रिवर के ऊपर डैम बना दिया और डैम से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज कर रहे हो। या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज करें, पेट्रोलियम में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हार्मफुल गैसेस निकलती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और देखेंगे, सोलर, विंड वगैरह, वो सब जो है नेक्स्ट बाद के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जहां पे फैक्ट्री बनाई जाएगी, वहां पे इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर जाएगी, वहां इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल हो। आगे बढ़ते हैं। एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। आपने प्रोडक्ट बना दिया, मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे है मार्केट, ये मार्केट है, और ये मान लो यहां पे है फैक्ट्री, इंडस्ट्री। यहां पे रॉ मटेरियल आपको मिल गया, लेबर भी मिल गया, एनर्जी सप्लाई भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। ठीक है, मार्केट भी बगल में है। ठीक है, तो आपने प्रोडक्ट अपना बना दिया, ये बन गया प्रोडक्ट। लेकिन ये प्रोडक्ट को मार्केट में भेजने के लिए प्रॉपर यहां पे रोड वगैरह नहीं है। रोड में जगह जगह बड़े बड़े खड्डे हैं, है ना। रोड अच्छे नहीं है, दुनिया भर बहुत सारा जो है वो जैम लगता है रोड में, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे मान लो मिल्क से जुड़ा हुआ कोई प्रोडक्ट बनाया, है ना, मान लो पनीर बनाने की कोई फैक्ट्री आपने बनाई। अब मार्केट में आप सेल करोगे, लेकिन मार्केट बगल में है। मान लो मार्केट जो है 500-600 किलोमीटर है, तो बगल में ही मानोगे, है ना। तो 500-600 किलोमीटर है मतलब सेल कर सकते हो वहां पे। लेकिन प्रॉब्लम यह है रास्ता इतना खराब है कि आपको 500-600 किलोमीटर जाने में आपको 5 दिन लग गए फॉर एग्जांपल। आपके तो रास्ते में ही काफी सारे पनीर हो सकता है खराब हो जाए। तो दैट मींस ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए? स्पीड होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, ताकि रॉ मटेरियल को एक प्लेस से दूसरा प्लेस लेके जाया जा सके, है ना। यहाँ पे रॉ मटेरियल लाना है तो रॉ मटेरियल एक प्लेस से दूसरा प्लेस ला सके इजिली। फाइनली जो फिनिश प्रोडक्ट्स जो बन जाएगी, जो फिनिश गुड्स जो बन जाएगी, उनको भी आराम जल्दी से मार्केट में पहुंचाया जा सके। इसके लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर अच्छा नहीं रहा तो वहां पे इंडस्ट्री जो है वहां पे स्टेब्लिश नहीं होगी। क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर यहाँ पे इंडस्ट्री था, यहाँ फैक्ट्री था, आप अगर एक दिन आप पहुंचा दिए, एक दिन में प्रोडक्ट पहुंच गया फॉर एग्जांपल, एक दिन में अगर प्रोडक्ट पहुंच गया, तो जो ड्राइवर है, उस ड्राइवर को फॉर एग्जांपल आपने एक दिन का कितना रुपया दिया? 500 रुपया दिया, तो आपके 500 रुपया खर्च हो गए फॉर एग्जांपल। लेकिन वो ऑयल का प्राइस छोड़ के, लेकिन मान लो एक दिन के बदले अगर वहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, आपको 5 दिन लग गया फॉर एग्जांपल, तो 5 दिन में तो आपको कितना? एक दिन का 500, तो 5 दिन का कितना? 2500 देना पड़ेगा। तो अननेसेसरी आपको खर्च करना पड़ रहा है ना, अननेसेसरी आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तब जाके कॉस्ट कम होगी प्रोडक्ट की। देखो इंडिया में पॉपुलेशन इतना ज्यादा है ना,
लेकिन इंडिया में बहुत सारी कंपनी जो है शुरुआती टाइम में इंडिया में नहीं आकर के चाइना में क्यों गई? क्योंकि चाइना के पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है, ये कारण था। पॉपुलेशन तो हमारी भी ज्यादा है, उनकी भी ज्यादा है, रॉ मटेरियल हमारे पास भी है, उनके पास भी है, लेबर हमारे पास भी है, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। दैट्स वाई जो है बहुत सारी कंपनी वहां पे शिफ्ट हुई। लेकिन आज के डेट में हमारे कंट्री में भी काफी सारे इंप्रूवमेंट चल रहा है। तो आज के डेट में हम लोग ये देखें, हमारे कंट्री में भी धीरे धीरे जो है बहुत सारी वर्ल्ड की कंपनीज जो है वो आ रही है। ठीक है, अगर आप देखो यूरोपियन कंट्री को, देखो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री को, या नॉर्थ अमेरिका की जो ईस्टर्न आप एरिया को आप देखोगे, अमेरिका की जो पार्ट है वहां पे देखोगे, वहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। एज अ रिजल्ट वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री आपको नजर आएगी, कार बनाने की फैक्ट्री, बाइक बनाने की फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री आपको वहां पे नजर आएगा, तरह तरह के प्रोडक्ट्स वो लोग बनाते हैं। ठीक है, तो क्यों ऐसा? बिकॉज वहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हुआ है। ठीक है, आपको पता होगा कि हाईवे जो है, हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे बनाई जा रही है, हमारे कंट्री में भी नए नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, क्यों ऐसा? ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बेहतर बन सके, ताकि हमारे कंट्री में भी इंडस्ट्री और डेवलप हो। जो मॉडर्न इंडस्ट्री की हम लोग अगर बात करते हैं, तो मॉडर्न इंडस्ट्री को हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम से हम लोग अलग नहीं मान सकते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि ट्रांसपोर्ट जब कहीं पे कहीं किसी एरिया में डेवलप होती है ना, तो उस पूरे एरिया का डेवलपमेंट होता है, उस पूरे एरिया का डेवलपमेंट होता है। मान लो कहीं पे कोई विलेज है, उस विलेज से कहीं पे अगर मान लो रोड बन जाती है, एक हाईवे बन जाती है, आप देखोगे कि विलेज के आसपास के एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, नए नए दुकानें खुल जाएंगे, मॉल खुल जाएंगे, है ना, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, वहां पे आसपास की जमीनों की दाम बढ़ जाएगी। ऐसा होता है, वाई? बिकॉज ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब वहां पे बेहतर होता है तो वो पूरे एरिया का डेवलपमेंट होता है। तो इंप्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, और वो रीजन जो है वो काफी ज्यादा डेवलप हो जाता है। ठीक है, नाउ ये तो बात कर रहे थे हम लोग ट्रांसपोर्ट पे ना। कम्युनिकेशन भी काफी सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो जहां पे इंडस्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो इंडस्ट्री वगैरह में तो बहुत तरह की ऑफिशियल वर्क भी होती है ना, बहुत सारे इंटरनेट पे वर्क करना पड़ता होगा, उनको बैंकिंग सर्विस यूज करना पड़ता होगा। मान लो लेबर्स को पैसे देने हैं, सैलरी देने हैं, तो उनको बैंकिंग सर्विस यूज करना है, बहुत सारा उनको रिसर्च करना पड़ सकता होगा, इंटरनेट की फैसिलिटी रिक्वायरमेंट होती होगी। तो ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम अगर अवेलेबल रहे, ताकि वो लोग जो मैनेजमेंट जो है वो सही तरीके से इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर पाए, है ना। आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ऐसे सोचो, मान लो एक अमेरिका की कंपनी है, एक अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, वो क्या बनाती है? वो बाइक बनाती है, मान लो बाइक, बाइक बनाने की कंपनी है। वो हमारे कंट्री में आकर के एक प्लेस में मान लो फैक्ट्री लगाती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपरली इंटरनेट काम नहीं करता। ठीक है, प्रॉपरली इंटरनेट काम नहीं करता। अब इस अमेरिका कंपनी, अमेरिका जो मेन कंपनी तो अमेरिका की है, वहां से अगर कोई बात करना चाहे इनसे प्रॉपरली, तो बात करने में काफी परेशानी हो रही है। ईमेल भेज रहे हैं, ईमेल नहीं जा रहा है ना। मान लो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस, डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, वो नहीं शेयर कर पा रहे हैं, मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लम होगा इससे। सो एज अ रिजल्ट जो है कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सही तरीके से, क्योंकि देखो एक फैक्ट्री तो नहीं होगी, पूरे वर्ल्ड में काफी सारे फैक्ट्री होगी, और ये लोग लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते रहते हैं, है ना, मीटिंग होती रहती है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वहां पे बेहतर हो, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर हो, तो वहां पे फैक्ट्री लगाई जाएगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सारा कुछ फैक्टर अगर अवेलेबल रहा, मान लो रॉ मटेरियल है, लेबर है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहां की गवर्नमेंट जो है ना वो सही नहीं है, गवर्नमेंट सही नहीं है। मान लो एक ऐसा कंट्री का एग्जांपल लो जहां पे सब कुछ ये फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इंडस्ट्री के ऊपर आज 10% टैक्स लगाती है, कल 50% टैक्स लगा देती है, फिर नेक्स्ट डे बोलती है कि 2 दिन के लिए गवर्नमेंट फैक्ट्री बंद करो, हमारा ये डे है, हमारा वो डे है, फैक्ट्री बंद करो। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण देखेंगे कि यहाँ पे फैक्ट्री में काम हो रहा है, लोग बार बार जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं पे जब होगा तो क्या सही तरीके से ये लोग काम कर पाएंगे? सब कुछ होते हुए भी सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो क्या इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से प्रमोट करती है कि नहीं। क्या वो जो कंपनियां आएंगी बाहर की कंपनी, क्या उनको परेशान किया जाएगा? गवर्नमेंट बार बार परेशान करेगी, चलो ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, यहां साइन करो, वहां साइन करो। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा ट्राई किया जा रहा है कि देखो इसको लेकर के ना एक ना इंडेक्स भी निकलता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स।
आप गूगल टाइप करोगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे वहां पे वर्ल्ड की कंट्री को रैंक किया जाता है कि कहां पे बिजनेस करना आसान है। जिन कंट्री में बिजनेस करना आसान है वहां पे कंपनियां आएगी, बिजनेस करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। पहले हमारा ईज ऑफ डूइंग में जो इंडेक्स जो था काफी नीचे था, रैंक काफी नीचे था। धीरे धीरे रैंक जो है वो काफी हमारा ऊपर जो है अभी बेहतर हो रहा है। आप लोग एक काम करो, आप लोग कमेंट करके बताना। तो अभी जैसे 2022 है, 2022 तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, 2021 में इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक क्या थी, अब बताना तो मुझे कमेंट करके। 21 में यार ये नहीं मिला तो 2020 का बताना आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द एक्सेस टू एंग्लोमरेशन इकोनॉमीज लिंक बिटवीन द इंडस्ट्री। अब ये क्या है, ये एक टॉपिक है, ठीक है। देखो होता क्या है कि मान लो एक बाइक बनाने की फैक्ट्री बनाई जाती है कहीं किसी लोकेशन में। मान लो ये एक बड़ा सा एक प्लेस है, यहां पे बनाई जाती है बाइक बनाने की फैक्ट्री। अब देखो बाइक बना रहे हैं यहाँ पे, चलो अच्छी बात है, लेकिन बाइक में तो पेंट भी तो यूज होती है ना, बाइक में पेंट यूज होती है। तो ये जो इंडस्ट्री है इसके आसपास के एरिया में हो सकता है कि पेंट बनाने की फैक्ट्री जो है वो बन जाए, कोई और बनाए, ठीक है। आपने बाइक बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट किया, लेकिन मैंने देखा कि आपकी पेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा कि आपकी फैक्ट्री के आसपास में मैं अपनी पेंट बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आप मेरे से पेंट खरीदोगे और मैं आपको बहुत सारा पेंट सेल करूंगा और आपकी बाइक भी बन जाएगी। आपके लिए भी आसान रहेगा, बगल में रॉ मटेरियल आपको मिल गया। हो सकता है कि आपको बाइक बनाने के लिए आपको जो है वो रबर रिक्वायरमेंट होता हो, तो रबर आपको वहां पे कोई हो सकता है कोई रबर बनाने की फैक्ट्री वहां पे स्टैब्लिश कर दे, कोई सीट बनाने की फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दे, समझ रहे हो। तो इससे होता क्या है, जब कोई एक फैक्ट्री बनाई जाती है ना, तो उसके आसपास में उससे जुड़ी हुई, उससे रिलेटेड दो चार जो है आसपास के एरिया में छोटी छोटी दूसरी फैक्ट्रीज वगैरह जो है वो डेवलप होने लगती है। इसको बोलते हैं एंग्लोमरेशन इकोनॉमीज। आसपास के एरिया की फैक्ट्री को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है इससे, ठीक है। तो मेनी इंडस्ट्री बेनिफिट फ्रॉम द नियरनेस टू द लीडर इंडस्ट्री। तो ये बाइक बनाने वाला इंडस्ट्री कैसा हो गया, लीडर इंडस्ट्री हो गया। और आसपास के एरिया में जो कैसी हो गई इंडस्ट्री, एंग्लोमरेशन इंडस्ट्री जो है ये हो गई, ठीक है, एंग्लोमरेशन। तो इनको हम लोग ये पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि एंग्लोमरेशन इकोनॉमीज। देखो आसपास की पेंट बनाने की ये जो फैक्ट्री है ये पूरा सिर्फ इस पे ध्यान है। ये बाइक बनाने की फैक्ट्री अगर बंद हुआ तो इन सब पे इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। तो दोनों के लिए फायदा है कि पहले ये बाइक बनाने की फैक्ट्री आपकी थी, आप कहीं दूर से पेंट लेके आते थे, आप तो आपको बगल में पेंट मिल रहा है, तो आपको भी फायदा है कि बगल से पेंट मिल रहा है, इनको भी फायदा है, इनका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ठीक है। तो दोनों जो है ये दोनों आप कंपनी को देखोगे, दोनों फैक्ट्री को देखोगे, फायदा मिलेगा। तो ये जो है एंग्लोमरेशन है ये, ठीक है ना। तो यहां तक हमारा रहा कौन सा टॉपिक, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इसे, हमारी कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कहीं पे भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने से पहले, कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब इसके पहले हम लोगों ने ये जो टॉपिक था ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है, और ये हम लोग टॉपिक देखते हैं फुट लूज इंडस्ट्री, ठीक है, फुट लूज इंडस्ट्री। तो ये टॉपिक क्या है, देखो बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जिनके लिए लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं कि रॉ मटेरियल यहां से मिलेगा, ठीक है, या कहां से मिलेगा, ठीक है। तो फुट लूज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, ये वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पर डेवलप हो सकती है, कहीं पर भी डेवलप हो सकती है, ठीक है। और रॉ मटेरियल जहां मिलेगा वहीं पर डेवलप करना है ऐसा कोई बात नहीं होता है, कहीं पर भी डेवलप कर सकते हैं इसको, ठीक है। इनमें होता क्या है कि एक जगह पे फैक्ट्री लगाना है, मान लो कहीं पे भी, मान लो यहां पे, मान लो दिल्ली में मोबाइल बनाने की फैक्ट्री लगाया। अब दिल्ली में तो मोबाइल में क्या लगता है, बैटरी लगती है, मोबाइल में तो प्लास्टिक यूज होती है, मोबाइल में तो सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल बहुत कंपोनेंट यूज होते हैं, वो सब की फैक्ट्री है क्या दिल्ली में, मान लो नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे मोबाइल बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट कर दिए। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या करेंगे ना, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से बस कंपोनेंट लेके आएंगे, अब बस यहाँ पे लाके जोड़ेंगे उसको, बस कंपोनेंट पार्ट लेके आएंगे अलग अलग पार्ट से। मान लो दिल्ली में फैक्ट्री लगाया, वेस्ट बंगाल से बैटरी लेके आ गए, राजस्थान से मान लो स्क्रीन लेके आ गए, ठीक है। दिल्ली में वेस्ट बंगाल से बैटरी ला रहे हैं, राजस्थान से स्क्रीन लेके आ रहे हैं, मान लो कोई दूसरा कंपोनेंट जो है वो हरियाणा से लेके आ रहा है। अब फाइनली सबको दिल्ली में जोड़ देंगे, बस कंपोनेंट जो पार्ट्स है उनको जोड़ देंगे, ठीक है। अब जोड़ के फिर वो प्रोडक्ट बन गया, वहां से अब उसको सेल करेंगे। तो जनरली ऐसे इंडस्ट्री को आप देखोगे कि फुटलूज इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। तो एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मायने रखता है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है बहुत ह्यूज अमाउंट में नहीं होता है, स्मॉल अमाउंट में ही होता है।
ठीक है। और बहुत सारे लोगों को जॉब भी नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों को जॉब मिलता है। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे ना, कुछ कुछ दो चार ऐसे एग्जांपल भी है जहां पे ये बहुत लार्ज स्केल में किया जा रहा है, ठीक है। बट जनरली स्मॉल स्केल में ही होता है, जनरली स्मॉल क्वांटिटी ही बनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल भी है जहां पे बहुत लार्ज स्केल में ऐसा कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे तो कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे तो प्रोडक्ट नहीं बनाए जा रही है ना, यहाँ पे तो बैटरी को बनाया नहीं जा रहा है, प्रोडक्ट को बनाया नहीं जा रहा है, यहाँ पे तो बस प्रोडक्ट को ला करके जोड़ देने का काम हो रहा है। तो क्या वहां पे बहुत ज्यादा गैस वगैरह वो सब निकलेगी? नहीं। क्या बहुत सारे केमिकल्स यूज होगी? नहीं। वहां तो बस कंपोनेंट को लेकर जोड़ रहे हैं, बस इस तरह का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम होता है। तो फुट लूज इंडस्ट्री में पॉल्यूशन जो है ये लोग ज्यादा नहीं करती है, ठीक है। और ये जो एरिया जो है, हाँ, इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि इनके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब कंपोनेंट को जोड़ने के बाद वो कंपोनेंट को अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में वो लोग जो है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भेज देंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क या दूसरी जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो वो वहां पे प्रॉपर्ली अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है फुट लूज इंडस्ट्री। तो पार्ट 2 में हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट वाली पार्ट जो है वहां पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे। और यहीं पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं। एंड देन मैं बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बिल्कुल अपने इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करें। थैंक यू।